गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक होगा बिंदुसार, उसका जीवन परिचय और उसकी क्या उपलब्धियां रही है। तो अब पीछे अगर हम जाते हैं तो मगध के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार 16 महाजनपदों में मगध बहुत शक्तिशाली बन के उभरा था, और उसके बाद फिर किस प्रकार 5 महत्वपूर्ण राजवंशों ने मगध पर शासन किया बहुत लंबे समय तक। और उन 5 राजवंशों के बारे में जो बृहद्रथ वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और आखिर में हम देखते हैं मौर्य वंश। तो बहुत शक्तिशाली शासक दिए मगध में इन वंशों ने। और उसी कड़ी में हम मौर्य वंश के बारे में यहाँ चर्चा कर रहे हैं, और जिसका अगला टॉपिक होगा बिंदुसार। इससे पहले देखा कि मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से की, और एक विशाल साम्राज्य हिंदुकुश पर्वत से लेके दक्षिण में श्रवणबेलगोला और अरब सागर से देखे तो कामरूप तक बहुत बड़े क्षेत्र पर शासन किया था। और उस दौरान उसकी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो थी, वो पंजाब विजय हो, काबुल विजय हो, जम्बू द्वीप विजय हो, और जो 305 ईस्वी पूर्व में सैल्यूकस जो सिकंदर का सेनापति था उसके साथ संधि होती है, बहुत महत्वपूर्ण संधि मानी जाती है। 4 प्रांत सैल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य को देता है और बदले में 500 हाथी वो उपहार में देता है। मेगास्थनीज सैल्यूकस का एक दूत था जो काफी लंबे समय तक पाटलिपुत्र के दरबार में रहा, और उसने एक इंडिका नामक किताब लिखी जिसमें मौर्य प्रशासन के बारे में विस्तार से बताया गया है। इंडिका अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है उससे हमें उसके यहाँ के राजनीति के बारे में मौर्यकालीन काफी कुछ पता चलता है। तो ये कुछ चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां थी। अब इतने बड़े शासन को संभालना उसके उत्तराधिकारियों के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती थी, और उसी कड़ी में आज हम आपको बताने जा रहे हैं बिंदुसार के बारे में कि किस प्रकार उसने अपने पिता की विरासत को संभाला और अपने पुत्र अशोक के लिए सुरक्षित रखा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में बिंदुसार का शासन रहा था। चलिए आज शुरू करते हैं बिंदुसार। बिंदुसार का जो शासनकाल है वो मुख्यतः 300 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व माना जाता है। इससे पहले हमने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य श्रवणबेलगोला में 298 ईस्वी पूर्व को कैवल्य को प्राप्त होता है। अब चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात बिंदुसार मगध का शासक बनता है। इतिहास में बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। अमित्रघात यानी कि शत्रुओं का संहारक। बहुत क्वेश्चन, बहुत बार ये पूछा गया है क्वेश्चन, अमित्रघात के नाम से किस मौर्यकालीन शासक को जाना जाता है ना? तो याद रखना है बिंदुसार। इसके और भी कुछ नाम मिलते हैं जिसमें अमित्र केटे, अल्ली त्रोसैट्स, अमित्र चैल्स, सिंगसैन, ऐसे कुछ नाम और भी मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि पुराणों के अनुसार बिंदुसार ने 24 वर्षों तक शासन किया था, लेकिन अगर देखें महाभारत के अनुसार तो उसका मानते हैं कि 27 वर्षों तक उसने शासन किया था, और उसकी मृत्यु भी 272 या 270 ईस्वी पूर्व के आसपास मानी जाती है। बिंदुसार की अगर उपलब्धियों में देखें तो बिंदुसार ने भी अपने पिता की नीति का पालन किया, और सम्राट बनते ही उसने सैनिक अभियान भी प्रारंभ कर दिए। तिब्बती इतिहासकार लाला अमरनाथ और बौद्ध ग्रंथ आर्य मंजू श्री मूलकल्प के अनुसार चंद्रगुप्त के पश्चात भी कुछ समय तक चाणक्य बिंदुसार का प्रधानमंत्री बना रहा।
तो यहां पे देखना है कि जो चाणक्य था ना, जिसको इतिहास में कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, जिसने अर्थशास्त्र की रचना की थी, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी रहा है, नंद वंशों के समय भी रहा था, और अब बिंदुसार का प्रधानमंत्री भी वो रहा है। तारानाथ कहता है कि चाणक्य ने 16 राज्यों के राजाओं और सामंतों का नाश किया था और बिंदुसार को पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र पर्यंत भूभाग का अधिष्ठाता बनाया था। संभवतः मानते हैं कि चंद्रगुप्त के राज्य परित्याग के पश्चात कुछ शासकों ने विद्रोह भी किया था, जिससे बिंदुसार ने चाणक्य की सहायता से उस पर सफलतापूर्वक विजय हासिल की। ऐसा ही एक विद्रोह का उल्लेख भी मिलता है, और वो मिलता है दिव्यावदान के अनुसार। दिव्यावदान बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें बताया गया है कि उस समय बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, और जिसको दबाने के लिए वहां पर अशोक को भेजा गया था। कुछ विद्वानों के अनुसार तारानाथ का विवरण इस बात का भी संकेत करता है कि चाणक्य और बिंदुसार ने ही दक्षिण में राज्य का विस्तार किया, परंतु बहुत से विद्वान इसको नहीं मानते हैं। खैर, यहां पे आपको याद रखना है कि बहुत महत्वपूर्ण विद्रोह हुआ तक्षशिला में, और वो अशोक के नेतृत्व में हुआ, और उस समय शासक था बिंदुसार। तारानाथ ये भी बताते हैं कि बिंदुसार के समय में खस और नेपाल, ये जो हिमालय की तलहटी में ये स्थित है, खस और नेपाल, यहां पर भी विद्रोह हुआ था, और इस विद्रोह को दबाने का श्रेय भी अशोक को ही दिया जाता है। तो अशोक की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां बिंदुसार के समय रही थी कि तक्षशिला में विद्रोह को शांत किया था उसने, और इसी प्रकार खस और नेपाल के विद्रोह को भी उसने दबाया था, और वहां पर उन प्रांतों पर अधिकार कर लिया था। अब बिंदुसार का देखते हैं कि विदेशी शासकों के साथ संबंध, विदेश नीति इसकी अगर देखा जाए तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, और बहुत ज्यादा बार यहां से क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं, चाहे वो डायमेकस को लेके हो चाहे डायनोसिस को लेके हो। उसी की यहाँ चर्चा हम करने वाले हैं। बिंदुसार ने यूनानियों से अपने पिता के समय से चले आ रहे मैत्री संबंध को बनाए रखा। स्ट्रेबो का कहना है कि सीरिया के राजा अंतियोक प्रथम, जिसको हम एंटीओकस प्रथम भी कहते हैं, ने अपने राजदूत डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो ये बहुत बार पूछा गया है कि सीरिया के राजा ने बिंदुसार के दरबार में किस राजदूत को भेजा है, तो अल्टरनेट में आते हैं, तो उसमें आपको डायमेकस सही करना है। बिंदुसार ने सीरिया के राजा से मधुर, मदिरा, अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की मांग की थी। सीरिया के राजा ने बिंदुसार की प्रथम 2 मांगे मान ली थी, परंतु दार्शनिक उसने नहीं भेजे, क्योंकि कानूनी तौर पर ऐसा संभव नहीं था। तो यहां आपको बता दें कि जो 2 डिमांड थी, मदिरा और अंजीर भेज देते हैं सीरिया के शासक, लेकिन वो दार्शनिक नहीं भेजते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि दार्शनिक, अगर एक दार्शनिक भी जाता है अपना देश छोड़ के, तो वो पूरा अपना ज्ञान लेके जाता है, और जो वहां पे सीरिया में जो दार्शनिक थे, वहां के शासक थे, वो नहीं चाहते थे कि कोई भी दार्शनिक अपने देश से बाहर जाए। सीरिया के अतिरिक्त बिंदुसार का मिस्र के शासक टोलेमिस द्वितीय फिलाडेल्फिया से भी मैत्रीपूर्ण संबंध था। उसने डायनोसिस को बिंदुसार के पास राजदूत के रूप में भेजा। तो यहां पे आपको याद रखना है डायनोसिस, और सीरिया का जो शासक था उसने भेजा था डायमेकस। तो थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है, डायमेकस अलग है, डायनोसिस अलग है, और दोनों ही राजदूत है, एक सीरिया का है, एक मिस्र का है। तो उसके बाद ये एक जो विदेशी शासक थे उसके साथ बिंदुसार के संबंध की विवेचना करते हैं यहाँ पे। उसके बाद देखते हैं कि बिंदुसार की एक उपलब्धि ये भी रही कि उसने अपने पिता के साम्राज्य की सुरक्षा की, क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य हिंदुकुश पर्वत से लेकर दक्षिण तक, बिल्कुल डिप तक, और पूर्व से पश्चिम तक पूरा एक बहुत बड़ा साम्राज्य फैला हुआ था, उसकी सुरक्षा करना भी बहुत बड़ी बात थी। और उसने जो भी विद्रोह हुए उनमें उसने सफलता भी प्राप्त की, और विदेशी शासकों के साथ मित्रता का संबंध भी बनाए रखा। उसने चंद्रगुप्त की प्रशासनिक व्यवस्था को संभवतः बनाए रखा। बिंदुसार को राजकार्य में सहायता देने के लिए चाणक्य और राधागुप्त जैसे योग्य एवं अनुभवी मंत्री भी मिले। तो यहां देखते हैं कि
इसके समय कुछ अच्छे मंत्री भी मौजूद थे। चाणक्य तो पहले से ही था और राधागुप्त और सुबंधु जैसे उसको योग्य मंत्री भी यहाँ पर मिलते हैं। बिंदुसार की सहायता के लिए 500 सदस्यों वाली एक समिति भी थी जो समय समय पर सलाह देती थी, निर्णय लिए जाते थे और उनमें कुछ अच्छे मंत्री भी थे। बिंदुसार के समय में ही कुछ विद्रोह को छोड़कर जो अत्याचारों अमात्यों के द्वारा भी हुए उनको भी सफलतापूर्वक दबाया गया और इसके अलावा कोई ज्यादा उपद्रव के प्रमाण नहीं मिलते हैं। बिंदुसार के समय का अगर सामान्य जीवन देखें, जो लोगों का जीवन था वो बड़ा सुखी था और बहुत ही सामान्य था। सहज जीवन वो जी रहे थे उस समय। आजीवक संप्रदाय को मानने वाला था बिंदुसार, क्योंकि वह आजीविकों से बहुत ही ज्यादा प्रभावित था और आजीविकों को उन्होंने संरक्षण भी प्रदान किया था। आजीवक परिव्राजक उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे उस समय। महावंश ऐसा मानता है कि बिंदुसार ने 60,000 ब्राह्मणों को सम्मानित भी किया था। वह दार्शनिक विषयों में भी दिलचस्पी लेता था। बिंदुसार के शासन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है कि उसने अपने पिता के साम्राज्य की निष्ठापूर्वक रक्षा की थी तथा इसे विरासत के रूप में अपने पुत्र अशोक के लिए सुरक्षित रखा था। इसी बिंदुसार की उदार धार्मिक नीति ने ही संभवतः अशोक पर गहरा प्रभाव पड़ा और बाद में उसने अशोक ने भी धार्मिक उदारता की नीति का यहाँ प्रतिपादन किया। तो ये बिंदुसार के कुछ पॉइंट थे कि जहां से हमें क्लिक किया है कि क्वेश्चंस आ सकते हैं और बिंदुसार के बारे में ज्यादा विस्तार से आपको कहीं भी नहीं पूछा जाता है। मुझे लगता है कि फर्स्ट ईयर में तो बिल्कुल भी बड़ा क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, छोटे क्वेश्चन से कंपटीशन के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है बिंदुसार, और उसमें मैंने आपको बताया था कि उसका नाम पूछ सकते हैं कि उसको किस नाम से जाना जाता है। अमित्रघात आपको बताया, उसकी उपलब्धियों के बारे में बताया जा सकता है कि क्या क्या उसकी उपलब्धियां रही है। तो उसमें आपको उसकी विदेश नीति की चर्चा स्पष्ट रूप से आपको करनी ही करनी है कि उसकी विदेश नीति जो थी वो काफी महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि आपको सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम का राजदूत डायमेकस और ये जो मिस्र के शासक टोलेमी द्वितीय फिलाडेल्फस है उसका राजदूत डायनोसिस, इन दोनों को आपको याद रखना है। ये बार बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही मानी जाती है इतिहास में कि जो बिंदुसार है वो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के बीच की एक कड़ी है और चंद्रगुप्त मौर्य का जो विशाल साम्राज्य है उसको वो लगातार बनाए रखता है और अशोक के लिए सुरक्षित रखता है, जिस पर अशोक ने अपने कुछ बहुत बड़े महत्वपूर्ण काम किए। प्रशासन के क्षेत्र में हो चाहे वो विदेश नीति के क्षेत्र में हो, तो उसकी इमारत जो रखी है वो कहीं ना कहीं यहीं से रखी गई है। दूसरा देखें कि उसके दरबार में अच्छे मंत्री भी रहे जिसके नाम आपको बताए गए थे, चाणक्य हो चाहे राधागुप्त हो चाहे सुबंधु हो। वहां का अगर देखा जाए कि जो जीवन था बहुत ही सामान्य था और सुखी था। एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि अशोक के समय जो 2 विद्रोह हुए हैं उनको भी बहुत बार पूछा जाता है कि विद्रोह कहां पर हुआ और किसने दबाया। तो आपको पहला विद्रोह याद रखना है तक्षशिला और दूसरा आपको याद रखना है खस और नेपाल जो हिमालय की तराई में स्थित है। तो याद रखना है आपको। तो दोनों विद्रोह में ही बिंदुसार अशोक को भेजता है और अशोक उस पर सफलतापूर्वक विजय प्राप्त करता है और वहां पर प्रांतों पर वो शासन भी करता है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अगला हम देखते हैं कि जो बिंदुसार था वो आजीवक संप्रदाय को मानने वाला था। देखो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। मौर्य काल में आपको याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म आपको आखिरी में देखा था कि 298 ईस्वी पूर्व केवल्य को प्राप्त करता है, जैन धर्म को अंगीकार कर लेता है। तो जैन धर्म का को मानने वाला था चंद्रगुप्त मौर्य। बिंदुसार के बारे में पूछा तो आजीवक संप्रदाय को मानने वाला था। उसके बाद अशोक के बारे में अगर पूछा जाए तो वो कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म को मानने वाला था। तो यहाँ पे ये तीनों के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बहुत पूछे गए हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि बिंदुसार का जो धार्मिक नीति थी बहुत ही उदार थी और उस उदार नीति का ही परिणाम ये रहा कि उसका अशोक पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था और उस धार्मिक नीति के कारण ही
अशोक ने, जो पहले एक चंडाशोक के नाम से था प्रारंभिक दौर में, बाद में वो धार्मिक उदारता की नीति अपनाता है और कहीं न कहीं विश्व पटल को उसका उसका बहुत बड़ा नाम होता है। थैंक यू।